नमस्कार, घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा का बड़ा ऐलान। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी बसपा। बसपा कोऑर्डिनेटर अच्छे प्रत्याशियों की ही तलाश में है, तो शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशी की तलाश में जुटी है बसपा। तो सही समीकरण के आधार पर ही तय होंगे उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है बसपा, तो दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा। तो बसपा राष्ट्रीय सभी समीकरणों पर कर रही है मंथन। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी किस तरह से अब अपने प्रत्याशियों को लेकर तस्वीरें साफ करते हुए नजर आ रही है। बसपा का यह मानना है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाएगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में ये बड़ा ऐलान बसपा की तरफ से, तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। शिक्षित जो होंगे या फिर जिनका विवादों से कोई लेना देना नहीं होगा, उन प्रत्याशियों को ही टिकट दिया जाएगा। तो गैर विवादित प्रत्याशी की तलाश में इस वक्त बसपा जुट चुकी है। सही समीकरण के आधार पर ही तय होंगे उम्मीदवार। तो लगातार विधानसभा चुनाव में जो गलतियां की गई थी, उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहती, तो दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा। बसपा राष्ट्रीय सभी समीकरणों पर मंथन कर रही है। और अधिक जानकारी के साथ स्कंदता मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदता, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेज चल रही है हर पार्टियों की। अपने अपने तरीके से हर पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। बसपा ने नया ऐलान कर दिया है, जो गलतियां विधानसभा चुनाव में की गई वो गलतियां दोबारा दोहराएगी नहीं। इसके साथ ही जो विवादित कैंडिडेट होंगे, जिन पर कुछ आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, ये साफ कर दिया है। स्कंदता, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं आपके पास लौटूंगी और तमाम अपडेट लूंगी, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने दांवपेच में लगी हुई है। कोई समीकरण बैठा रहा है तो कोई लगातार जनता के बीच जा रहा है। और इस बीच बसपा का यह बड़ा ऐलान कि किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। जो शिक्षित होंगे और गैर विवादित होंगे, उन्हीं प्रत्याशियों की तलाश में इस वक्त बसपा है और उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट देने की अपील की गई है। और इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि किस तरीके से जो गैर विवादित लोग होंगे, जो शिक्षित होंगे, बसपा अब उन्हीं कैंडिडेट को टिकट देगी। तो ऐसे लोगों की तलाश में अब बसपा जुट चुकी है। तो बसपा राष्ट्रीय लगातार चुनावों को लेकर मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बसपा का बड़ा ऐलान। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी बसपा। तो बसपा कोऑर्डिनेटर अक्षय प्रत्याशियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार चल रही है, जिसको लेकर मेडिकल कॉलेज में बेहतर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए 88 प्रोफेसर की तैनाती की गई थी। हालांकि कुल 250 प्रोफेसर भर्ती हुए थे, जिसमें से 88 प्रोफेसर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनको नोटिस जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 6 जुलाई तक वो अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। अगर इस दौरान वो अपने कार्यभार को ग्रहण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि डीजी चिकित्सा शिक्षा की तरफ से सभी 88 प्रोफेसर से जवाब भी मांगा गया है कि क्या वजह थी, क्यों उन्होंने अभी तक अपने निर्धारित जिस पद पर उनको भेजा गया वहां पर ज्वाइनिंग नहीं दी, जिसको लेकर कहीं न कहीं अब हड़कंप जरूर मचा हुआ है। क्योंकि 250 असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती किए गए थे, जिसमें से 88 ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन नहीं किए हैं। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कल होगी हुंकार रैली। रेलवे स्टेडियम में कल होगी हुंकार रैली। तो राज्य और केंद्र संगठन के कर्मचारी लेंगे हिस्सा। जिलेवार रथ यात्रा के बाद हो रही हुंकार रैली। हुंकार रैली की तैयारी में जुटे हैं कर्मचारी नेता। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये हुंकार रैली का आयोजन और जिलेवार रथ यात्रा के बाद ये हुंकार रैली निकाली जा रही है। तो हुंकार रैली की तैयारी में जुटे हैं कर्मचारी नेता। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कल इस हुंकार रैली को आयोजित किया गया है। रेलवे स्टेडियम में कल होगी यह हुंकार रैली। राज्य और केंद्र संगठन के कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे। तो जिलेवार रथ यात्रा के बाद अब हुंकार रैली आयोजित की जा रही है। कल ये हुंकार रैली रेलवे स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये हुंकार रैली देखने को मिलेगी। अब खबर रायबरेली से, जहां गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई। शिवगढ़ पुलिस ने 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह पर 13 आपराधिक मुकदमे हैं। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा भी मिली है। तो शिवगढ़ पुलिस ने 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। तो लगातार कुर्की की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह पर 13 आपराधिक मुकदमे हैं। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा भी मिली है और इस दौरान प्रशासन की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने का कार्य किया जा रहा है। गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई। तो शिवगढ़ पुलिस ने 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो देखिए, लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने का कार्य किया जा रहा है। असद हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ चुके हैं। असद, देखिए, लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने का कार्य किया जा रहा है और इसी के तहत गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क की गई है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश किया था और लगातार जिस तरह से जो भी गैंगस्टर के अपराधी हैं या ऐसे अवैध भू माफिया हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए, वहीं कहीं अगर रायबरेली की बात की जाए तो लगातार एक्शन मोड में रायबरेली की पुलिस है। आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में और जिलाधिकारी के नेतृत्व में ये पूरे करीब 6 करोड़ 6.5 करोड़ की संपत्ति सीज किया गया है। वहीं सभी अपराधियों में कहीं ना कहीं इसको लेके हड़कंप जरूर मचा हुआ है। जिस तरह से रायबरेली की पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन करके कार्रवाई कर रही है, वहीं भूमाफिया और जो इस तरह के गैंगस्टर के अपराधी हैं, वांछित अपराधी, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में ये कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं से अपराधियों में एक मैसेज जरूर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो साफ निर्देश है उस पर पुलिस काम कर रही है। अन्यथा आप खुद सरेंडर करें, नहीं तो इनकाउंटर होगा या तो आपकी संपत्ति सीज होगी। ठीक है असद, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर औरैया से है, जहां गौ तस्करी के मामले में फरार आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से आरोपी घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी है। कुछ दिन पहले ट्रक से गौवंशों की तस्करी करने के आरोप लगे थे। तो पुलिस टीम ने औरैया क्षेत्र के नाकाबंदी कर गौवंशों को किया बरामद। ट्रक छोड़ मौके से फरार हो गए थे अभियुक्त। तो एसओजी की टीम और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। बाकी फरार चल रहे अभियुक्तों की जल्द होगी गिरफ्तारी। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो गौ तस्करों के लगातार शिकंजा कसने का कार्य पुलिस कर रही है। एसओजी की टीम और कोतवाली पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो बाकी फरार चल रहे अभियुक्तों की तलाश पुलिस कर रही है और एसपी ने कहा कि जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं किस तरह से ये मुठभेड़ हुई है। गौ तस्करी के मामले में फरार आरोपियों से ये मुठभेड़ हुई है और इस दौरान फरार जो आरोपी थे उनमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से एक आरोपी घायल हुआ। तो जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी। और अधिक जानकारी के साथ औरैया से संवाददाता मंजुल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजुल, लगातार पुलिस की कार्रवाई गौ तस्करों पर जारी है और इस बीच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।
तो मंजिल से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको ये अपडेट और से दे रहे हैं कि किस तरह से गौ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात हापुड़ की करेंगे। पुलिस और गौवंशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 गौकश हुए हैं गिरफ्तार। एक गौकश को गोली लगने से हुआ घायल। गौकशों के कब्जे से प्रतिबंधित पशु और तमंचे बरामद हुए हैं। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र शाहपुर के जंगल की ये पूरी घटना है। तो एक गौकश गोली लगने से हुआ घायल। और अधिक जानकारी के साथ हापुड़ से संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस मुठभेड़ को लेकर? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह हापुड़ पुलिस का बदमाशों व गौकशों के प्रति एक अभियान चला हुआ है और लगातार जो है पुलिस बदमाशों को और गौकशों को टारगेट कर रही है, उसी कड़ी में रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौकशी जैसी घटना को करने की फिराक में जंगल में है। तो पुलिस ने मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही 4 गौकश थे, उन्होंने जो है पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक जो है गौकश वो पुलिस की गोली से घायल हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है। वहीं एक और दूसरा गौकश है, उसका साथी, उसको पकड़ लिया गया है। वहीं दो गौकश थे वो मौके से फरार हो गए जंगल का फायदा उठाकर। वहीं पुलिस ने इनसे जो पकड़े गए हैं, इनके कब्जे से जो है एक जो है प्रतिबंधित पशु व पशु काटने का औजार, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। हालांकि जो 2 फरार जो गौकश हैं, उनको भी पुलिस जल्द से जल्द पकड़ने की बात कर रही है। जी ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने निरीक्षण किया। अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, शहर में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण करने पर तत्काल ध्वस्तीकरण करते हुए कब्जा मुक्त कराए जाए। और अधिक जानकारी के साथ संदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने यह निरीक्षण किया और देखिए अतिक्रमण को लेकर सख्त संदेश दिया है कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से मंडलायुक्त लगातार निरीक्षण कर रही है और ऐसी चौराहों का निरीक्षण कर रही है जहां पे अवैध तरीके से कट बने हैं या अवैध तरीके से वहां पे किसी ने कब्जा कर रखा है, ऐसी जगह को चिन्हित कर रही है, क्योंकि लोगों को ज्यादा समस्या हो रही है यातायात को लेकर के। लोगों की गाड़ियां घंटों खड़ी हो जा रही, घंटों जाम लगा जा रहा है, जिसको लेकर के लगातार सख्ती बरती जा रही। इसी के साथ में उन्होंने अपने आला अधिकारियों के साथ में लगातार निरीक्षण कर रही है। जहां भी उन्हें जाम की जैसी बड़ी समस्या अगर लखनऊ में कहीं देखने को मिल रही तो वो वहां पे मौके पे जा करके वहां का निरीक्षण कर रही है। इसके साथ ही साथ अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर रही है कि जहां पे कट बने हैं वहां के कट को बंद किया जाए। इसके साथ ही साथ में जो वहां पे अवैध तरीके से दुकानें खोल रखी हैं, उन दुकानों को बंद किया जाए, जिससे कि यातायात किसी तरीके से प्रभावित ना हो और लोगों को असुविधा ना हो। इसको लेकर के लगातार जो है निरीक्षण किया जा रहा है और अपने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पे जो कब्जा हुआ है, अवैध तरीके से जो कब्जे हो रहे हैं, उनको खाली कराया जाए। इसके साथ ही साथ में वहां सुचारू रूप से यात्रा जो है वो हो सके लोगों की। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब का ये निरीक्षण। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा आज लोकसभा चुनाव को लेकर करेगी बैठक। सुबह 11 बजे सपा कार्यालय में यह बैठक होने जा रही है। आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारी बुलाए गए हैं। आजमगढ़ के सभी विधायक बैठक में होंगे शामिल। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे ये बैठक। तो आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारी बुलाए गए हैं इस बैठक में। तो आजमगढ़ के सभी विधायक भी बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक को लेते हुए नजर आएंगे। तो सुबह 11 बजे सपा आज लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेगी। सपा कार्यालय में 11 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में तमाम पदाधिकारी तो मौजूद ही होंगे। इसके साथ ही आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। आजमगढ़ के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक को लेंगे और इस दौरान तमाम रणनीतियां तय की जाएगी। चूंकि आजमगढ़ को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है और
आजमगढ़ सीट को अपने हाथ से अपने गढ़ को नहीं जाने देना चाहती है। स्कंदता मिश्रा हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। स्कंदता, आज सपा की ये बैठक होने जा रही है लोकसभा चुनावों को लेकर। तमाम रणनीतियां इस बैठक में तो तय ही की जाएंगी। इसके साथ ही आजमगढ़ के तमाम पदाधिकारी, नेता, विधायक इस दौरान मौजूद होंगे। कितना महत्वपूर्ण रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त सपा कार्यालय में आज एक बड़ी बैठक रखी गई है। आपको बता दें 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी और इसका नेतृत्व खुद अखिलेश यादव करेंगे। अखिलेश यादव बस कुछ ही देर में जो है सपा कार्यालय पहुंचेंगे। और आपको बता दें अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और जिलेवार बैठक ले रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने आजमगढ़ के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इसके अलावा तमाम विधायक जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अखिलेश यादव जो है काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक चीज जो साफ तौर पर देखने को मिल रही है वो ये है कि अखिलेश यादव कोई भी जो है कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। लगातार उनका प्रयास है कि किस तरीके से जिलेवार बैठकें बुलाई जाए। उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों के जितने भी सपा के पदाधिकारी हैं उनको एक्टिव मोड में डालने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। कोशिश है कि किस तरीके से पार्टी को बूथ तक मजबूत बनाया जा सके, एक बूथ पर 20 यूथ की कमेटी बनाया जा सके। एक बूथ पर 20 यूथ की कमेटी बनाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि हर बूथ पे 20 यूथ रहेंगे। बूथ मैनेजमेंट को लेकर, बूथ कमेटी बनाने को लेकर और वोटर लिस्ट को लेकर उनकी खास चर्चा है कि किसी भी जगह से जो वोटर लिस्ट को लेकर शिकायत आई थी वो दोबारा सामने ना आए। तो उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज की बैठक बेहद खास क्योंकि 175 लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है। 175 लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम रणनीतियां बनाएंगे कि किस तरीके से किसको चुनाव में उतारना है। और हो सकता है महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हाल ही में शिवपाल यादव ने आजमगढ़ का दौरा किया था जहां पर तमाम कार्यकर्ता, उनकी भीड़ जो है उनके दौरे में जुट गई थी। और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव वो नेता हो सकते हैं जिनको आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सके क्योंकि हमेशा से आजमगढ़ जो है सपा का गढ़ माना जाता रहा है। और वहां से किसी परिवार के इंसान को या परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ाना समाजवादी पार्टी के लिए काफी ज्यादा फलदायी साबित हो सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव वो चेहरा हो सकते हैं जिनको शायद अखिलेश यादव आजमगढ़ से मैदान में उतारे। इसके अलावा तमाम जो सपा की गढ़ वाली जगह है वहां से वो अपने परिवार के लोगों को मैदान में उतारना चाहते हैं और हर जगह से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जिताऊ प्रत्याशी है उसको मैदान में उतारने को लेकर मंथन चल रहा है। इसके अलावा आज की बैठक के बाद में 30 तारीख को एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें सभी लोग मौजूद रहेंगे, सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और उस बैठक में खास चर्चा होगी कि किस जगह से किस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना है। इस बार अखिलेश यादव उस चीज को लेकर काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी व्यक्ति है वो संगठन के थ्रू आवेदन करेगा चुनाव में, मतलब कैंडिडेट की टिकट, जो टिकट है टिकट के लिए संगठन के थ्रू आवेदन करा था, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार जो थे वो डायरेक्ट आवेदन किए गए थे, सीधा अखिलेश यादव तक आ रहे थे। लेकिन अब की बार उन्होंने जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में हार मिली है, विधानसभा चुनाव में हार मिली है, तो इस बार सभी अपनी जो हार में जो कमियां रही हैं उन कमियों से सबक लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि 24 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को काट कर कैसे अपने आप को स्थापित किया जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। महागठबंधन को लेकर भी अखिलेश यादव काफी ज्यादा सुनिश्चित नजर आ रहे हैं, श्योर नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन के साथ में यानी कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को उछाल फेंकना है क्योंकि ये 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव में अखिलेश यादव का मानना है कि जिस तरीके से 2004 का चुनाव हुआ था उसी तरीके से 2024 का चुनाव होगा और यही वो चुनाव होगा जिसमें सभी पार्टियां एक साथ एकजुट होकर, इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ करती हुई नजर आएंगी। इसको लेकर अखिलेश यादव लगातार जिलेवार बैठक कर रहे हैं और इसी क्रम में आज की ये आजमगढ़ के लोगों को बुलाकर बैठक की जा रही है और 30 तारीख की बैठक जो है, जो अभी 30 तारीख को होने वाली है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम वो नाम होंगे जिनके बारे में मंथन होगा। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उनको अभी से सुनिश्चित कर लिया जाए, अभी से मन में बना लिया जाए, अभी से वो लिस्ट तैयार कर ली जाए कि कौन वो
महारथी होंगे जिनको मैदान में उतारा जाएगा, जिससे चुनाव में जब चुनाव नजदीक आए तो कहीं ना कहीं सारी तैयारियां जो है वो पहले से हो रखी हों, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और यही सीख वो अपने पार्टी के एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता को दे रहे हैं और यही रीजन है कि वो जिलेवार बैठक कर रहे हैं, जिले के एक एक कार्यकर्ता से लगातार मिल रहे हैं, लगातार वो अपने कार्यालय आ रहे हैं सुबह 11 बजे से लेकर और शाम तक अपने सब जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जहां पर जो सीटों पर हार गए हैं वहां पर हार की क्या कुछ वजह रही है वो वहां के लोगों से बात करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या वजह रही थी और वहां पर कैसे जीत दर्ज की जा सकती है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज की बैठक जो है कुछ ही देर में अखिलेश यादव सपा कार्यालय पहुंचेंगे और तमाम जो विधायक हैं और जो लोग हैं, जो 175 लोग बुलाए गए हैं आजमगढ़ के, वो सब भी धीरे धीरे कार्यालय पहुंच रहे हैं। बस अखिलेश यादव के आने का इंतजार है कि जैसे वो आएंगे उसके बाद वो बैठक शुरू की जाएगी जिसमें तमाम रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है स्कंदता, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर पलीता लगा रही जीवनी मंडी पुलिस सुबह 5 बजे से सिविल में युवक को खड़ा कर नो एंट्री में ट्रकों को देती है एंट्री, तो ट्रकों से वसूली का वीडियो हुआ वायरल। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का करीब 100 ट्रकों की होती है नो एंट्री में एंट्री, तो प्रति ट्रक से 400 की वसूली के हिसाब से महीने में लाखों रुपए की होती है वसूली। तो युवक को खड़ा कर नो एंट्री में ट्रकों की एंट्री कराई जा रही है। तो किस तरह से जीरो टॉलरेंस की जो नीति लगातार अपनाई जा रही है, लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहा है। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, लगातार जीरो टॉलरेंस नीति की बात की जाती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात की जाती है, लेकिन इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं जहां लगातार पुलिस ट्रकों से वसूली करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं ये मामला थाना जीवन का है, जहाँ पर लगातार की वसूली की जाती है। आपको बता दें कि पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी जहाँ पर वीडियो वायरल हुए और कार्रवाई हुई है। हालांकि आगरा की बात करें तो आगरा के कदम साइड के चौकी पे 3 दरोगा को आगरा पुलिस ने सस्पेंड किया। उसके बाद बसई हरेला से एक सब इंस्पेक्टर की सिपाहियों को सस्पेंड किया। उसकी बात की। ठीक है कृष्णा, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। खबर रायबरेली से है जहां दबंगों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। घरेलू विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में लखनऊ में रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिला एरिया थाना क्षेत्र के कल्लू का पूर्वा की ये पूरी घटना है। तो घरेलू विवाद में किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं और इस गोलियों से 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। असद खान हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ चुके हैं। असद, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है? किस तरह का विवाद था जिसके बाद ये ताबड़तोड़ गोलियां चली? देखिए, ये घरेलू विवाद था और कई बार थाने पर इस मामले के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि थाने पर सुनवाई नहीं होती, चाहे पुलिस महानिदेशक इसके लिए आदेशित करे, चाहे हाल ही में आए जो आईजी रेंज हैं तरुण गाबा हैं या पुलिस अधीक्षक हैं आलोक प्रियदर्शी लगातार निर्देशित करते हैं कि यहाँ भीड़ न लगे, थाने पर इसकी सुनवाई की जाए, लेकिन थानों पर सुनवाई नहीं होती। ये बड़ा सवाल है। फिलहाल कहीं ना कहीं से गनशॉट हुआ है और ये मिल एरिया थाना क्षेत्र के कल्लू के पूर्वा का पूरा मामला है और दोनों लोग हैं, दोनों की हालत गंभीर है। एक को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल पूरे मामले पर अब पुलिस उस पर तफ्तीश पे जरूर जुटी है, लेकिन आखिर जब प्रार्थना पत्र दिया जा रहा था तो उस समय अगर पुलिस इस पर कार्रवाई करती तो इतना बड़ा हादसा न होता। ठीक है असद, बहुत शुक्रिया।